30 साल से भी ज्यादा समय से मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट रहा हूं और मैं आपको दुनिया का सबसे ताकतवर बाजार बताता हूं। ये शेयर बाजार नहीं है, ये क्रिप्टो नहीं है, ये कोई भी चमकदार चीज नहीं है जिसे वॉल स्ट्रीट इस हफ्ते बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। ये बॉन्ड मार्केट है। देखिए, इसकी कीमत $100 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये चुपचाप आपका मॉर्टगेज रेट, आपके टैक्स, आपके रिटायरमेंट रिटर्न तय करता है और ये आपकी इजाजत लिए बिना ही ये सब करता है। खैर, इस एपिसोड के खत्म होते होते आपको सही सही पता चल जाएगा कि बॉन्ड मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, ये असल में मायने क्यों रखता है और ये आपकी फाइनेंशियल जिंदगी के हर एक हिस्से को कैसे प्रभावित करता है। आप इसका फायदा अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाय इसकी चपेट में आने के, हम इसे कदम दर कदम समझेंगे कि बॉन्ड क्या है, इसकी कीमत कैसे तय होती है, यील्ड क्या है और वे कैसे तालमेल में रहते हैं, और ये समझेंगे कि ये उबाऊ बाजार कैसे आपके पैसे की मशीन के लिए सबसे बड़ा खतरा या बढ़ावा हो सकता है। ये है बिल्डिंग योर मनी मशीन, जहां हम आपको आपके पैसे पर महारत हासिल करने, फाइनेंशियल तनाव खत्म करने में मदद करते हैं ताकि आप चुनाव वाली जिंदगी जी सकें। क्योंकि ज्यादा कमाने से आप आज़ाद नहीं हो जाते, एक पैसे की मशीन आज़ाद कराती है और वो आज़ादी, वो आपकी अगली तनख्वाह या अगली सैलरी से शुरू नहीं होती। ये उस पल शुरू होती है जब आपका पैसा आपसे ज्यादा मेहनत करने लगता है। इसे थोड़ी सी फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ थोड़ी सरकाज्म और बहुत सारे दिल के साथ समझिए। और मैं हूं आपका होस्ट मेल अब्राहम। चलिए शुरू करते हैं। आपको ये बताया गया है, बॉन्ड बोरिंग होते हैं, ये आपकी दादी के रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए होते हैं। हाँ, और पानी भी बोरिंग है जब तक आपका घर आग में नहीं लगता। बॉन्ड असल में इकोनॉमी का थर्मोस्टेट है। ये तय करते हैं कि पैसा कितना गर्म या ठंडा महसूस करे। ये सब के लिए उधार लेने की लागत तय करते हैं। आप, मैं, सरकार, वो पड़ोसी जो अब क्रिप्टो में है, ठीक है। और जब यील्ड तेजी से बढ़ते हैं तो हाउसिंग धीमी पड़ जाती है, शेयर लड़खड़ाते हैं, यहां तक कि बिटकॉइन को भी ठंड लगने लगती है, ठीक है। बॉन्ड बोरिंग नहीं है, ये असल में बॉस हैं। शेयर बाजार तो बस टिप्स के लिए अपना डिब्बा हिलाता रहता है, ये हकीकत है। तो यह क्या, बॉन्ड असल में क्या है? ठीक है, देखिए, एक बॉन्ड असल में एक आईओयू है। यह एक आईओयू है और एक पावर सीट है। जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आप किसी को पैसे उधार दे रहे होते हैं। यह सरकार हो सकती है, यह एक कंपनी हो सकती है, यह कोई भी हो सकता है। वे वादा करते हैं कि आपको पैसा लौटाएंगे और एक खास तारीख पर आपको ब्याज भी देंगे। अब एक बॉन्ड के कुछ घटक होते हैं, 4 टर्म्स हैं जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन्हें समझना जरूरी है। और वो हैं ये प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो पैसा है जो आपने उन्हें उधार दिया, इसे हम बॉन्ड का फेस वैल्यू कहते हैं। यह उसकी रकम है। कूपन वो ब्याज है जो वे आपको देते हैं। मैच्योरिटी वो तारीख है जब वे आपको पैसा वापस देते हैं। हर बॉन्ड की एक खास मैच्योरिटी होती है जब आपको पता होता है कि आपको आपका पैसा और ब्याज वापस मिल जाएगा। और फिर यील्ड वो है जो आप असल में कमाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपने बॉन्ड किस कीमत पर खरीदा था, ठीक है। अब यहाँ से चीजें थोड़ी पागलपन भरी या दिमाग घुमा देने वाली होने लगती हैं, और वो ये है कि बॉन्ड की कीमतों और बॉन्ड यील्ड के बीच एक रिश्ता होता है। जैसे जैसे बॉन्ड की कीमत ऊपर या नीचे जाती है, यील्ड बदलता है। इसे दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं या घटती हैं तो इसका बॉन्ड की कीमत पर असर पड़ता है। बॉन्ड की कीमतें उसके साथ साथ ऊपर नीचे होती हैं। तो मिसाल के तौर पर, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड की कीमत गिर जाती है, जब दरें कम की जाती हैं तो बॉन्ड की कीमत चढ़ जाती है। तो इन चीज़ों के बारे में ऐसे सोचिए, बॉन्ड का फेस वैल्यू जो वह रकम है जो उधार लेने वाला मैच्योरिटी पर वापस देने का वादा करता है। इसका मतलब है कि मैं एक बॉन्ड खरीदने जा रहा हूं, मान लीजिए $10,000 या $1,000 का, और शायद यह एक कॉरपोरेट बॉन्ड है, शायद गूगल का, पता नहीं। तो असल में गूगल मुझसे $1,000 उधार ले रहा है और वे वादा करते हैं कि इसे 5 साल में वापस कर देंगे। यही मैच्योरिटी है। तो वो $1,000 आपको मैच्योरिटी डेट पर मिलेंगे। कूपन रेट वो ब्याज दर है जो वे बॉन्ड पर देते हैं। तो यह प्रिंसिपल का एक फिक्स परसेंटेज है। तो अगर यह $1,000 का बॉन्ड है और उसकी कूपन रेट 5% है तो आपको हर साल ब्याज में $50 मिलेंगे, ठीक है। और तो
यह इस तरह काम करता है। अब इसमें प्राइस और यील्ड कैसे आते हैं? देखिए, बॉन्ड भी कुछ कुछ शेयरों की तरह ही ट्रेड होते हैं, और बॉन्ड की कीमत वो $1000 नहीं होती। यह हो सकती है, लेकिन यह कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। और प्राइस वह होती है जिस पर बॉन्ड उस दिन मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है। और जैसा मैंने कहा, यह फेस अमाउंट से ज़्यादा या कम हो सकती है। तो ये ऐसे होता है कि अगर बॉन्ड की मांग गिर जाती है तो प्राइस भी गिर सकती है। $1000 का बॉन्ड $900 पर जा सकता है, लेकिन अगर अचानक मांग यानी मार्केट पर इसे खरीदने की कोशिश करने वाले लोग बढ़ जाते हैं तो $1000 का बॉन्ड $1050 में बिक सकता है। अब यह आपको कैसे प्रभावित करता है? देखिए, यह यील्ड को प्रभावित करता है। याद कीजिए, मैंने कहा था कि बॉन्ड की कूपन रेट 5% है, और मुझे पता है मैं आप पर शुरुआत में ही बहुत सारे नंबर फेंक रहा हूं, लेकिन इसे समझना जरूरी है। बॉन्ड पर आपको जो असल रिटर्न मिलता है वह इस पर निर्भर करता है कि आपने इसे कितने में खरीदा। अगर मैंने बॉन्ड $1050 में खरीदा और मुझे हर साल $50 मिलते हैं तो यह अलग बात है बनिस्बत इसके कि मैंने बॉन्ड $900 में खरीदा और मुझे $50 मिलते हैं। तो असल रिटर्न इस आधार पर है कि मैंने इसे कितने में खरीदा और मुझे ब्याज में कितना मिल रहा है। इसे यील्ड कहते हैं। और अगर कीमत बदलती है और वह कूपन रेट पर नहीं है, तो अगर कीमत बदलती है तो यील्ड बदल जाता है। तो इस तरह सोचिए, मुझे $1000 के बॉन्ड पर हर साल $50 मिल रहे हैं 5% कूपन रेट पर, लेकिन अगर बॉन्ड की कीमत $900 है तो भी मुझे $50 मिलते हैं, लेकिन $50 को 900 से भाग देने पर मुझे 5% के बजाय 5.56% का यील्ड मिलता है। दूसरी तरफ, अगर बॉन्ड जो मुझे मिला वह 900 या 1000 के बजाय $1100 का था, तो मुझे जो असल यील्ड मिलेगा वह है 4.55%। तो यील्ड उस कीमत के हिसाब से चलता है जिस पर आपने बॉन्ड खरीदा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम इसे प्रिंसिपल अमाउंट पर ही खरीदें। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं कि ब्याज दरें चीज़ों को कैसे प्रभावित करेंगी। अगर नए बॉन्ड 6% दे रहे हैं, ठीक है, और आपके पास एक बॉन्ड है जो 4% देता है, तो लोग इसे नहीं चाहेंगे। मांग गिरेगी, बॉन्ड की कीमत गिरेगी, और बॉन्ड की कीमत उस 6% के यील्ड के करीब पहुंचने की कोशिश में गिरेगी कम कीमत देकर। अगर नए बॉन्ड 3% दे रहे हैं और आपके पास एक बॉन्ड है जो 4% देता है, तो आपके बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी। ठीक है, तो यह एक फाइनेंशियल सीसॉ है। ठीक है, और उस सीसॉ के एक तरफ आमतौर पर फेड होती है और दूसरी तरफ आपका मॉर्टगेज पेमेंट या कोई और चीज़ होती है। और तो किसी के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्याज दरें बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड रेट को कैसे प्रभावित करती हैं, क्योंकि इसका असर हर चीज़ पर पड़ेगा। एक बॉन्ड का रिपर इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। अब कुछ लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें यह करने में यकीन नहीं है, लेकिन आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? खैर, क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी फाइनेंशियल आज़ादी, आपकी पैसे की मशीन, आपकी फ्रीडम नंबर इस बात पर निर्भर करती है कि बॉन्ड मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि इसका आपकी ब्याज लागत, आपके पेमेंट, शेयर बाजार और आगे आने वाली हर चीज़ पर इतना बड़ा रिपल इफेक्ट पड़ता है। तो एक चीज़ जो मैं यकीनी बनाना चाहता हूं कि आपकी पहुंच में हो, वो यह है कि मेरे पास एक बेसिक फ्रीडम नंबर कैलकुलेटर है। यह बिल्कुल फ्री है, जहां आप जाकर उस नंबर की गणना कर सकते हैं जो आपका टारगेट है, आपकी फाइनेंशियल आज़ादी का वो गंतव्य। आप कुछ जानकारी डालकर उसे तैयार कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक डालूंगा, लेकिन आप इसे melabraham.com/नंबर पर पा सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और फिर आप देखना शुरू करेंगे कि आप कौन सा नंबर चाहते हैं। आपकी फाइनेंशियल आज़ादी और आत्मनिर्भरता के लिए आपको किस नंबर की ज़रूरत है, और फिर आप इसे समझ सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड उसे कैसे प्रभावित करने लगते हैं। तो बॉन्ड मार्केट कैसे काम करता है, यह अगली चीज़ है जिस पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम नहीं समझते कि लोग इन बॉन्ड्स के साथ क्या करते हैं, तो हम नहीं समझ सकते कि हम उन्हें अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बॉन्ड्स का जन्म होता है जिसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। यह वह जगह है जहां उन्हें बनाया जाता है। सरकारें और कंपनियां पैसा जुटाने के लिए उन्हें बेचती हैं। मेरा मतलब है, अपनी सरकार के बारे में सोचिए। आप घाटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं,
हमारी सरकार टैक्स रेवेन्यू से पैसा लाती है, लेकिन अगर टैक्स रेवेन्यू से आया पैसा सारे खर्चे नहीं उठा पाता, और वह नहीं उठाता, और यह 2000 के शुरुआती सालों से नहीं उठा रहा, तो हम घाटे में चलते हैं। खैर, हम उस घाटे का भुगतान कैसे करते हैं? हम पैसा उधार लेते हैं। वे दूसरे देशों से उधार लेते हैं। वे बॉन्ड जारी करके अपने नागरिकों से उधार लेते हैं। तो सरकारें बॉन्ड जारी करेंगी, कंपनियां जो पैसा चाहती हैं वे भी बॉन्ड जारी करेंगी। और सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं होते, कुछ दूसरों की तुलना में ज्यादा रिस्की होते हैं, और यील्ड यह दिखाएगा या कूपन रेट यह दिखाएगा। बॉन्ड जारी होने के बाद ठीक है, अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखना नहीं चाहते तो एक सेकेंडरी मार्केट होता है। यह वह जगह है जहां इंडिविजुअल निवेशक, इंस्टीट्यूशनल निवेशक जैसे पेंशन प्लान आदि वे जा सकते हैं और उस दिन के प्राइस के आधार पर बॉन्ड खरीद और बेच सकते हैं। और तो बॉन्ड्स के साथ यह बहुत होता है जहां उनकी रेगुलर ट्रेडिंग होती है। अमेरिकी ट्रेजरी नीलामियां कराती है और इसकी मांग बिल्कुल बोली लगाने वाली नीलामियों की तरह। लोग कितनी बोली लगाएंगे यह बॉन्ड के यील्ड को तय करेगा, और वही ट्रेजरी यील्ड है वह नीलामी प्राइसिंग में रिपल करना शुरू कर देती है और सारे दूसरे बॉन्ड की प्राइसिंग के लिए बेंचमार्क बन जाती है। तो यह बिल्कुल एक नीलामी की तरह है, लेकिन कला के बजाय लोग अंकल सैम को पैसा उधार देने के विशेषाधिकार पर बोली लगा रहे होते हैं। यही बात है। और उन्हें बहुत पैसे की जरूरत है। जब आप इसे देखना शुरू करते हैं, मेरा मानना है अमेरिका ने, जैसा मैंने कहा, बजट सरप्लस 2001 के बाद से नहीं चलाया, और 2024 में उन्होंने 1.8 खरब डॉलर से ज्यादा खर्च किया। ठीक है, यह कोई राउंडिंग एरर नहीं है या वेटर को टिप देना भूल गया वाला पैसा नहीं है। यह ऐसा है जैसे मैंने अपने लंच ब्रेक में एक फेरारी खरीद ली। यह एक समस्या है जिस पर मैंने दूसरे एपिसोड और वीडियो बनाए हैं कि हमें इसे सुलझाना है, और इसे सुलझाने के ज्यादा तरीके नहीं हैं। लेकिन क्या होता है कि इस बीच वे क्या करते हैं? ट्रेजरी बॉन्ड जारी करती है। खरीदार वे बैंक हैं, वे पेंशन फंड हैं, वे विदेशी सरकारें हैं, वे आपकी दादी हैं, वे आप हैं, वे मैं हूं, और हम उन्हें खरीदते हैं क्योंकि आमतौर पर हम उन्हें सुरक्षित निवेश मानते हैं, एक स्थिर आय के स्रोत के तौर पर। और तो यही चाबी है। अब अगर कभी अमेरिका डिफॉल्ट करता है या ब्याज का पेमेंट छोड़ देता है, तो अपने पोर्टफोलियो की चिंता छोड़ दीजिए। हमें उस वक्त बहुत बड़ी समस्याएं होंगी, तो हमें इस पर काबू पाना होगा। अब यह इसमें पहला चरण है, लेकिन यहाँ से यह कहाँ जाता है? याद रखिए, मैंने कहा था कि ट्रेजरीज हर चीज की प्राइसिंग तय करना शुरू कर देती हैं। तो आपके पास 30 दिन के टी बिल हैं, आपके पास 10 साल के ट्रेजरी यील्ड हैं। खैर, आपके घर का मॉर्टगेज और जो ब्याज दर आप देते हैं वह आमतौर पर एक 10 साल के ट्रेजरी यील्ड से चलती है। यह मॉर्टगेज रेट चलाता है, तो जितने ज्यादा यील्ड होंगे आपके मासिक पेमेंट उतने ही ज्यादा होंगे, ब्याज उतना ही ज्यादा होगा। तो जब तक फेड ब्याज दरें कम नहीं करती, जो बॉन्ड मार्केट और बॉन्ड्स और ट्रेजरीज पर दरें कम करती हैं, तब तक आपके पास एक उच्च मॉर्टगेज पेमेंट बचता है। अब यह आपकी जिंदगी में उधार लेने के हर दूसरे पहलू को भी प्रभावित करता है। इसका मतलब है जैसे क्रेडिट कार्ड और लोन। तो यह 10 साल का ट्रेजरी यील्ड नहीं हो सकता जो इसे प्रभावित करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेजरी यील्ड इन्हें ऊपर धकेलेंगे। क्रेडिट कार्ड ब्याज दरें अब 20 से 30% के दायरे में हैं। ठीक है, आपके रिटायरमेंट अकाउंट्स अगर बॉन्ड 5% रिस्क फ्री देते हैं, तो आप जानते हैं फिर क्या होता है कि जैसे बॉन्ड ज्यादा देने लगते हैं, लोग शेयरों से निकलना शुरू कर देते हैं, शेयर बाजार गिर जाता है। मेरा मतलब है, आप देखते हैं कि क्या होता है। ये अलग अलग अनोखे बाजार नहीं हैं, वे आपस में आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल में रहते हैं। और हर बार जब बॉन्ड मार्केट चलता है, यह ऐसा है जैसे कोई आपकी जिंदगी के प्राइस टैग बदल रहा हो। ठीक है, और आप नहीं देख रहे थे और अचानक आप अपनी आंखें खोलते हैं और चीजें ज्यादा महंगी हो गई हैं। हाउसिंग, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट, ठीक है, शेयर बाजार। इसलिए बॉन्ड मार्केट को समझना इतना जरूरी है। भले ही आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे बॉन्ड न हों, हमें इसकी डायनामिक्स समझने की जरूरत है। और वह भी यह समझाता है कि आपको अपनी फ्रीडम नंबर समझने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अपने गंतव्य को समझना वहां तक पहुंचने के लिए खुद को नेविगेट करने की कोशिश के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर आप अपना नंबर जानते हैं
तो आप मौजूदा यील्ड देख सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्या बॉन्ड मार्केट मुझे बिना अतिरिक्त रिस्क लिए मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी दे रहा है? ठीक है, तो यकीन बनाइए कि आप बेसिक फ्रीडम नंबर कैलकुलेटर melabraham.com/नंबर से डाउनलोड करते हैं। नीचे लिंक है, यह बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब बॉन्ड और शेयरों के बीच कैसा सल तालमेल होता है? इनकी छवि एक दर्पण की तरह है, इस अर्थ में कि ट्रेजरीज रिस्क फ्री रेट हैं। ठीक है, ये शांत हैं, ये ठंडे हैं, ये स्थिर हैं। शेयर, ये ड्रामा क्वीन हैं, ये ऊपर जाते हैं, ये नीचे जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच फर्क यह है कि एक को कंपनी में स्वामित्व हित माना जाता है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी का एक हिस्सा मालिक बन जाते हैं। अगर मैं डिज्नी या गूगल या टेस्ला का एक शेयर खरीदता हूं तो मैं पाई का एक टुकड़ा मालिक बन जाता हूं। ठीक है, जब मैं बॉन्ड खरीदता हूं तो मैं डिज्नी का मालिक नहीं बनता, डिज्नी पर मेरे पैसे का कर्ज होता है। ठीक है, और तो डिज्नी का बॉन्ड खरीदने में डिज्नी के शेयर खरीदने की तुलना में कम रिस्क है, और 5% रिटर्न पर बॉन्ड खरीदने के रिस्क और 8% रिटर्न पर शेयर खरीदने के रिस्क के बीच का फर्क, 3% का वो फर्क कभी कभी इक्विटी रिस्क प्रीमियम कहलाता है। और मुझे पता है मैं यहाँ तकनीकी हो रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि यह समझना ज़रूरी है कि वह प्रीमियम, जब हम इक्विटी रिस्क प्रीमियम कहते हैं तो कह रहे हैं, अरे, एक निवेशक के तौर पर मुझे आपको सुरक्षित निवेश से हटाकर इस निवेश की तरफ आकर्षित करने के लिए रिटर्न में कितना ज्यादा देना होगा जिसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क है। ठीक है, और तो यही गैप है। ठीक है, और इसीलिए जब बॉन्ड चलते हैं तो शेयर बाजार चलता है। ठीक है, यहाँ मूड स्विंग होते हैं। ठीक है, यही चीज इसके साथ होती है। ठीक है, अब यह भी, मैं बस चाहता हूं आप देखें कि यह कहाँ जुड़ता है। अब आप देखते हैं कि यह शेयर बाजार को कैसे प्रभावित करता है। चलिए यह भी देखते हैं कि यह टैक्स, खर्च और कर्ज को कैसे प्रभावित करता है। हमारे पास जीडीपी नाम की एक चीज है जिसे हम फॉलो करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह एक देश के तौर पर हमारा उत्पादन है, और एक रेशियो जो आप देखना चाहते हैं वह यह है कि हमारे उत्पादन के मुकाबले हमारा कितना कर्ज है। अब हम चाहते हैं कि वह रेशियो 100% से नीचे हो, मतलब कि हम जितना उधार लेते हैं उससे ज्यादा उत्पादन करते हैं, लेकिन फिलहाल वह रेशियो लगभग 122% है। इसका मतलब है कि हम एक देश के तौर पर जितना पैदा करते हैं उससे ज्यादा उधार ले रहे हैं, और अगर हम इस रास्ते पर चलते रहें तो यह और चौड़ा होता जाएगा, और यही हम घाटे के साथ देख रहे हैं। और यह ऐसा है जैसे हर साल जितना कमाते हैं उससे ज्यादा उधार लेना और फिर भी और क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते रहना, कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, और उस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा शॉर्ट टर्म है, मतलब कि वे लगातार इसे मौजूदा दरों पर रीफाइनेंस कर रहे हैं, और जैसे जैसे दरें बढ़ीं, रीफाइनेंसिंग ज्यादा महंगी हो गई, जिसने हमें और गहरे कर्ज में डाल दिया। और तो जब दरें उछली, ब्याज की लागत में विस्फोट हो गया। इसीलिए इतने सारे लोग चिल्ला रहे हैं, अरे फेड, ब्याज दर कम करो, ब्याज दर कम करो, ब्याज दर कम करो, क्योंकि तब दरें सिकुड़ने लगेंगी, लागत सिकुड़ेगी, गैप सिकुड़ेगा, और इसका एक बड़ा असर होगा। लेकिन हमें महंगाई के बारे में सावधान रहना होगा। तो यह सारा सामान इसमें आ जाता है, क्योंकि आखिरकार सरकार ब्याज पर उतना खर्च करती है जितना डिफेंस या स्वास्थ्य सेवा पर भी नहीं करती। और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? समाधान होता है उच्च टैक्स, ज्यादा कर्ज, बजट कटौती, और इससे कोई खुश नहीं होता। ठीक है, और इसलिए बॉन्ड मार्केट को समझना आपके निवेश, आपकी पैसे की मशीन, आपके फाइनेंशियल भविष्य के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो बॉन्ड मार्केट फाइनेंस का कोई धूल भरा कोना नहीं है, यह असल में स्टीयरिंग व्हील है। आप इसे अनदेखा करते हैं, आप किसी और को अपने पैसे चलाने दे रहे हैं जब वे टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, आप फाइनेंशियल आज़ादी चाहते हैं, आप बस शेयर मार्केट टिकर सिंबल को एक स्कोर बोर्ड की तरह देखते नहीं रह सकते। आपको उस बाजार को समझना होगा जो पैसे की लागत को खुद नियंत्रित करता है, और वह चीज़ जो पैसे की लागत को नियंत्रित करती है वह है बॉन्ड, क्योंकि जब बॉन्ड चलते हैं बाकी सब कुछ उनके साथ चलता है। ठीक है, यही चाबी है। अब एक बार आपको वो स्पष्टता मिल जाए, आप जान जाते हैं कि बॉन्ड मार्केट को अपने खिलाफ की बजाय अपने लिए कैसे काम करवाना है। आप समझना शुरू कर देते हैं जब आप लोगों को बॉन्ड का यह करते सुनते हैं या बॉन्ड का वह करते सुनते हैं।
आप इसे नज़रअंदाज नहीं करते कहकर कि अरे मेरे पास तो कोई बॉन्ड नहीं है क्योंकि मैं जवान हूँ। क्योंकि बहुत सारे पोर्टफोलियो में बॉन्ड नहीं होते जब तक कि वे उम्र में ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि यह ज़्यादा कंजर्वेटिव है। इसमें कम रिस्क है, आपके पास ग्रोथ के लिए कम मौका है और वो सब चीज़ें। तो बहुत से पोर्टफोलियो इसे नहीं रखते, लेकिन इसका असर पोर्टफोलियो के हर हिस्से पर पड़ता है। तो हमें इससे अवगत रहने की ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ते हुए समझदार फैसले ले सकें। ठीक है, मुझे उम्मीद है यह मददगार रहेगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।